हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। दोस्तों, आज हमें अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ना है। उसके द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आज चलते हैं पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हमारा दोस्तों 140। तो दोस्तों पहला हम करते हैं 140। क्या करना है दोस्तों, हमें गुणनखंड करना है। आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों। हमें क्या करना है कि ये सबसे पहली बात, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड ना हो। और अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे दोस्तों क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि ये ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगी। तो ऐसी संख्याओं से हमें इनको क्या करना है? भाग देते हुए और गुणनखंड करते जाना है जब तक कि हमारा एक प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम छोटी संख्या का चेक करेंगे। हमारे पास सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 2। दोस्तों 2 से ये कट जाए क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 2 से दोस्तों ये 7 दूनी 14 होता है और 0 यानी 17 आ जाएगा दोस्तों। ये भी 2 से कटेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 35। और दोस्तों ये 2 से नहीं विभाजित होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। दोस्तों 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 मिलकर 8 हो जाता है। 3 से वही कटते हैं जिनका संख्याओं के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो जाए। तो दोस्तों ये 5 से कटेगा तो 5 7 35 होता है दोस्तों। और 7 जो है 7 से ही कटेगा। दोस्तों हमारा 1 आ चुका है। तो अब हमें इसे क्या करना है दोस्तों? इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 2 हमारे दोस्तों कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया आंसर। अब दोस्तों करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 156। दोस्तों ये भी हमारे 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 7 14 हासिल 1 और 2 8 16। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18। अब दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से ये कट जाएगा। तो हम 3 से भाग करेंगे। दोस्तों अगर आपको भाग ना करना है, डायरेक्ट ना करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 156 को अलग से 2 से भाग देना। 2 7 14, शेषफल 1 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा कैरी, फिर 2 8 16। देखो दोस्तों हमारा क्या आ गया? 78। तो यही संख्या हमें लिखते जाना है। और अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो और अच्छी बात है, समय की बचत हो सकती है। तो दोस्तों ये 3 से काटेंगे। 13 के टेबल में 3 बार में 39 आता है। अब दोस्तों 13 जो है किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये जो है 13 से ही विभाजित होगी। तो इसको भी दोस्तों अगर गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो हमारे क्या आ गया? 2 जो है 2 बार आ गया, फिर 3 और ये 13। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम तीसरा, थर्ड है दोस्तों 3 8 2 5। दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पर 2 4 6 8 या 0 है ही नहीं। 3 से चेक करते हैं। 3 8 11 और 2 13 और 13 और 5 18। 18 दोस्तों 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से विभाजित जरूर होगा। तो 3 से विभाजित करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी हो जाएगा। तो 3 7 जा 21 होता है, 1 3 5 जा 15। ठीक है दोस्तों, 3 से विभाजित हो गया। फिर चेक करते हैं। 2 1 3 7 10 और 5 15। 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। 3 जो के 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 4 2 6 और 5 11। अब नहीं है दोस्तों कटेगा, तो अब इसको 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 का टेबल 8 बार 40 हो गया। 2 और 5 5 25। नहीं आया दोस्तों डायरेक्ट भाग देने, तो आप इस तरीके से भाग दे सकते हो। फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 17 के टेबल में 17 5 85। और दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 और किसी से नहीं कटेगा, तो ये 17 17 से ही विभाजित होगा। तो
तो इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे, 3 हमारा इसमें क्या हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 5 भी 2 बार आया हुआ है, और दोस्तों गुना 17। तो ये हो गया 3825 का गुणनखंड। अब दोस्तों हमारा चौथा जो है 5005। दोस्तों ये जो है 5 5 10, ये हमारा 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं तो ये दोस्तों 1001 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 5 से नहीं कटने वाला, 7 से चेक करते हैं तो 7 × 7 30, 7 चौका 28, 7 से दोस्तों ये कट जाएगा, तो 7 × 7 3 30, 7 चौका 28, 2 21, 7 3 का 21। अब ये दोस्तों 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो कटेगा नहीं क्योंकि जो 3 से विभाजित नहीं होगा वो 9 से भी नहीं हो सकता। 11 से दोस्तों कट जाएगा, 11 1 11 3 33, तो 11 3 33। और 13 दोस्तों किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, डायरेक्ट 13 से ही विभाजित होगा। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं बराबर 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरीके से दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है, इसको रब करता हूँ दोस्तों, पॉज करके नोट कर लिया करना और एक अच्छा सा फेयर कॉपी तैयार कर लेना ताकि आपके रिवीजन में हेल्प आए। और दोस्तों मैं आपको ऐसे ही पूरे सिलेबस का वीडियो अपलोड करूँगा और पूरा वीडियो जो है आप अच्छे से देखना, आपको कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से घर बैठे कभी भी किसी समय रिवीजन कर सकते हैं। आप फेयर की कॉपी बना लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो दोबारा वापस आकर अगर भूल जाते हैं तो देख लिया करें। काफ़ी मैं इजी मेथड से कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसका 5वां जो है 7429। दोस्तों 2 से तो नहीं विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 है ही नहीं। 3 से चेक करते हैं तो 7 4 11, 2 13 और 13 और 9 22। 22 दोस्तों 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक पे 0 या 5 हो। 7 से दोस्तों 7 × 7 7 6 42, 7 से भी नहीं होगा दोस्तों। 9 से तो ही नहीं सकता क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हुआ, 9 से भी नहीं होगा। 11 से दोस्तों तो 11 का टेबल 11 6 66, 8 82, 11 77, ये 11 से भी नहीं होगा दोस्तों। 13 से चेक करेंगे, 13 5 65, 9 92, 13 7 91, 11 13 से भी दोस्तों नहीं होगा। तो ये दोस्तों जो है 17 से चेक करते हैं तो 17 चौके 68, 6 62, 17 51, 11 17 7, 17 से ये दोस्तों होगा एक ही बार। तो इस तरीके से दोस्तों चेक करते रहना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें कोई अभाज्य गुणनखंड ही चूज करना है। करने का मतलब है कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसी संख्या हमें चेक करना है। ये नहीं कि हम 4 से 6 से 8 से 9 से 10 से ऐसी संख्या से हमें नहीं करना। तो हमने 2 3 5 7 11 13 सब चेक कर लिया दोस्तों, लेकिन ये नहीं विभाजित हुआ, सीधे 17 से विभाजित हुआ। तो इसलिए दोस्तों हमने क्या किया कि इसे 17 से भाग देंगे। तो 17 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो 17 चौके 68, 6 62, 17 51, तो 11 बचेगा दोस्तों, 17 7 119। अब दोस्तों देखते 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 9 97, 17 से नहीं कटेगा दोस्तों। 19 से चेक करते हैं, 19 दूनी 38, 5, 19 3 57 दोस्तों, ये हमारा देखो दोस्तों ये कट गया 23 बार में। अब दोस्तों 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 किसी और से नहीं कटता, तो 23 जो है एक बार में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है हमारा 7429 का जो है गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 और गुना 23। दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड जो है करना जो है बहुत इजी है, अच्छे से समझ लोगे तो बहुत आसान है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको
आगे जो है एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसलिए दोस्तों अगर ये न समझ में आया तो फिर से वीडियोस देख लेना, बहुत ईजी है। कोई भी संख्या को आप क्या करना है, सबसे पहले चेक करो कि क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से चेक करो, 5 से करो, 7 से करो, जिससे भी कटेगा उससे, लेकिन न्यूनतम संख्या से करोगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे तो आपका कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से चेक किए, जैसे 156 का तो 78 आया, फिर 2 से कट गया 39, फिर 3 से तो 13 आ गया, फिर 13 से कटेगा। अब 2 यहाँ पे 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर 3 बार होता है तो 2 के पावर 3 लिखते हैं। फिर हमने दोस्तों 3 लिख लिया, फिर 13 लिख लिया। और जहाँ एक ही है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी दोस्तों 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 1 बार है। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब ये 2 का युग्म है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और एक जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम जीसीडी भी कहते हैं दोस्तों, जीसीडी भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो दोस्तों इसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। और ये एचसीएफ या जीसीडी दोनों सेम होता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कोई 2 संख्या दे रखी है और उनका जीसीडी ज्ञात करना है तो दोस्तों एचसीएफ ही ज्ञात करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन हमें ज्ञात करना होता है। इसके बारे में अभी बताऊंगा। और दूसरा है हमारा एलसीएम। एलसीएम का दोस्तों मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसमें क्या करना है कि गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको एक एग्जांपल पहले बता दूं, छोटी सी संख्या, जैसे मान चलो कि हम ले लेते हैं 12 और 18। इनका दोस्तों हमें क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें 12 का गुणनखंड करना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1, यानी दोस्तों क्या आ गया 2 इंटू 3। और जब हम 18 को करेंगे दोस्तों 2 9 3 3 जा और 3 1, तो ये दोस्तों आ गया हमारा 2 इंटू 3। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, जब आपको एचसीएफ निकालना है, जब आपको एचसीएफ निकालने हो तो आपको क्या करना है कि दोनों जो भी हमने गुणनखंड किया है इन दोनों में कॉमन देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में शामिल है। तो आप दोस्तों देखोगे कि इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। इसमें दूसरी 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है 3 है दोस्तों, इसमें भी 3 है तो एक 3 भी लिख लिया हमने। इसमें तो और कोई संख्या नहीं है, 2 था तो 2 इसमें है ही नहीं, और 3 इसमें डबल है लेकिन इसमें तो एक ही बार है। तो कॉमन तो हमारे पास 2 और 3, एक बार जो है 2 और 3 ही लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्या हो गया एचसीएफ इसका 6 हो गया। आप दोस्तों देख सकते हो कि 6 एक ऐसी संख्या है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या करेगी, विभाजित करेंगी। इसके अलावा और कोई संख्या है नहीं जो इसको विभाजित करे। आप देख सकते हो दोस्तों 12 जो है 1 2 3 1 2 3 4 6 और 12 से विभाजित होती है। और 18 आप दोस्तों देखोगे 1 2 3 6 9 और 18 से विभाजित होती है।
दोस्तों इसमें देखोगे कि बड़ी इसमें 12 18 है तो ये तो कटेंगे नहीं। 6 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में सबसे अधिक है और कॉमन है। बाकी कम में देखो दोस्तों 3 से भी दोनों विभाजित है, 2 से भी है, लेकिन हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हम दोनों या 2 या 3 संख्या, जितनी भी संख्या दी रहे हैं उनका गुणनखंड करने के बाद में जो दोनों या तीनों जो गुणनखंड है उनमें जो कॉमन है उसी संख्या को लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से एचसीएफ प्राप्त होता है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम में दोस्तों क्या करना होता है कि जितने भी हमने गुणनखंड किए हैं उन सभी संख्याओं में जो भी अभाज्य संख्या प्राप्त है उन सारी संख्याओं को लिया जाता है। जैसे दोस्तों इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, और इसमें 2 एक ही बार है, तो मैक्सिमम 2 बार है, तो इसलिए हम 2 बार 2 लेंगे। इसके अलावा इसमें 3 एक ही बार है, इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार लेंगे, यानी इसमें अधिकतम बार जितनी है सारी संख्या लें। इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पे 5 भी होता तो यहाँ पे 5 भी लेते, लेकिन फिलहाल में इसमें 5 नहीं है, यानी कि इसमें हमें कॉमन नहीं देखना, ऐसा कॉमन नहीं देखना। अगर कोई दूसरी संख्या ऐसी भी है जो इसमें नहीं है या इसमें है और इसमें नहीं है तो उसको भी हमें वहाँ पर लेनी है। तो आप देखोगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 2 गुना 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो आपका दोस्तों 12 और 18 का एचसीएफ 6 और एलसीएम 36 आ गया। अच्छा, एलसीएम को अगर मैं चेक करूँ कैसे, अगर हमें ऐसे ना करना हो तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो सिंपल तरीका है। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 12 का टेबल पढ़ो, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल लेंगे तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 24 36 48 इस तरीके से। जब 18 का दोस्तों पढ़ेंगे तो 18 36 54, तो 18 36 54 72। दोस्तों आप देखोगे लिस्ट यानी सबसे छोटी लघु, लघु कौन सी है जो कॉमन है दोस्तों, जो 18 है वो इसमें तो है नहीं दोस्तों, ये जो 36 है वो इसमें भी है, 36 से पहले जो संख्या है वो नहीं है। तो ये दोस्तों ये जो 36 हो गया ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट में हम जल्दी से छोटी संख्या को चेक कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। एचसीएफ में कॉमन दोनों में देखना है और एलसीएम के लिए जो भी संख्या है उन सबको लेना है और मैक्सिमम बार लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये जो दे रखा है, 2 संख्याएं जैसे मान के चलो एक n1 हो गया और एक n2 हो गया, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इनके मल्टीपल यानी गुणनफल के बराबर होता है। चेक करते हैं दोस्तों, n1 गुना n2, 12 में 18 से हम गुणा करके देखते हैं, तो 12 गुना 18, तो 18 दूनी 36 और 18 और 3 21, 216 आ गया दोस्तों। उस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम 36 है, तो दोस्तों ये हो गया 6 6 36, 6 3 18 और 3 21। देखो दोस्तों दोनों इक्वल आ गया, तो फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो ये दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान चलो कि कोई 2 संख्या दे रखी होंगी, उसका एचसीएफ दिया होगा, आपको एलसीएम ज्ञात करना है, या फिर एचसीएफ एलसीएम दे दिया गया है, उसमें कोई एक संख्या दी गई है और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप ज्ञात कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है उस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ में इनको चेक भी करना है, जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 13 बार में और 13 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पे दोस्तों 26 का क्या आ गया, 2 गुना 13। उस तरीके से 91 का दोस्तों करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 13 7 91 होता है। तो ये दोस्तों हो गया 91 बराबर 7 गुना 13। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जो होगा
दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है 13, और एलसीएम क्या होगा दोस्तों, सारी संख्याएं ले लेते हैं, 2, 13 और 7। हमने 13 ले लिया दोस्तों, एक ही बार है, अगर 2 बार होता तो 2 बार हम जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91, और 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात कर लिया। अब हमें जांच भी करना है, तो जांच कैसे करेंगे, जांच करते हैं दोस्तों, दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 26 और 91 को। तो दोस्तों 26 और 91 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, 2, और ये हो गया 54, और 9 दिन 18, और 5 23। तो ये दोस्तों हो गया 6, 4 2 6, 3 और 2। तो ये दोस्तों हो गया आपका 2366। अब दोस्तों हम करते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, एचसीएफ आपका आया है 13 और एलसीएम आया 182। गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 13 23 आएगा। यानी कि दोस्तों N1 गुना N2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया, और ये हमारा आंसर था दोस्तों। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके से सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। अगली दो संख्या जो है हमारा 510 और 92 है। तो 510 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 से अब नहीं कटेगा दोस्तों, 5 5 10 तो 12, 3 से काटेंगे, 3 × 24, 1, 3 पचे 15, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा, 17 बार में, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा। तो इस तरीके से दोस्तों 510 बराबर हो गया हमारे पास 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है दोस्तों। उस तरीके से 92 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लेगा 46 आएगा दोस्तों, 2 से 23, और 23 जो है सीधे 23 से ही विभाजित होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो 92 है उसका क्या आ गया दोस्तों, 2 गुना 23। तो अब यहाँ पर दोस्तों कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ जो है देखो दोनों में है, इसके अलावा 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, और ना ही 23 है। तो इस तरीके से एचसीएफ जो है हमारा दोस्तों 2 हो गया। एलसीएम में क्या करेंगे दोस्तों, 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार ले लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट बार लेना है इसमें। 3 5 17 और 23। ये दोस्तों आप गुना करो तो 4 3 12 25 60 102, ये आपका दोस्तों आ जाएगा 23 60 आ जाएगा दोस्तों, 23 460 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एलसीएम। अब जांच करना है दोस्तों कि दो संख्या का गुणनफल जो है क्या एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर में आ रहा है। तो जांच करते दोस्तों, पहले N1 गुना N2 कर लेते हैं। तो 510 और गुना 92, 510 को 92 से गुना करते हैं दोस्तों, 0 हटा देते हैं, 0 2 2 पचे 10, 9 9 पचे 45, 2 9 6 4। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 46 92, और एक 0 हमने जो नहीं लिया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 46 920। इस तरीके से दोस्तों अब हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या आया 2, और एलसीएम दोस्तों क्या आया हुआ है 23 460। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 0 2 6 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 गुना 2 4, तो 46 920 आ गया। इसलिए दोस्तों N1 गुना N2 बराबर HCF इंटू LCM, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें जांच करना था, चेक करना था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों नोट कर लेना पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों थर्ड हमारा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाजित होगा, 2 एक 2, 2 छक 12 और 2 8 16। उसके बाद दोस्तों ये 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 बार में जाएगा 42, 2 बार में जाएगा 21, फिर 3, 3 7 21 और ये हो गया दोस्तों 7। यानी दोस्तों 336 बराबर हो गया, 2 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार है, तो 2 के पावर 4 लिख लेते हैं। 3 एक बार है और 7 है। उस तरीके से 54 का फैक्टर करते हैं। 2 आएगा दोस्तों, 27 दूनी 54, ये 3 से विभाजित होगा। कितने लोग दोस्तों क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि 27 देखते हैं 9 से कट जाएगा, सीधे 9 से काट देंगे, लेकिन वो गलत हो गया, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, तो 3 से भाग देंगे तो 27 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास 54 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 गुना 3 के पावर 3। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 4 बार है और यहाँ पे 2 एक ही बार है। दोस्तों हम अधिकतम बार जो है नहीं लेते, इसमें कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। तो एक ही बार जो है, जो दोनों में कॉमन शामिल है। 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, तो एक ही बार लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इस तरीके से 2 3 यानी 2 3 जा 6 आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा आता है LCM। तो LCM दोस्तों क्या करना है, इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 ही बार है, तो हम 4 बार वाला लेंगे। 3 इसमें एक बार है जबकि इसमें 3 बार है, तो 3 बार लेंगे और इसमें दोस्तों 7 लेंगे। तो 2 के पावर 4 क्या है दोस्तों? 2 गुना 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 2 क्या होता है दोस्तों? 16। फिर 3 के पावर 3 करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 27 और ये हो जाएगा 7। दोस्तों जब इसको आप गुना करोगे तो ये आएगा आपका 3024। करके देख लो दोस्तों। 16 गुना 27, 7 छक 42 और 7 4 11 और ये हो जाता है दोस्तों 16 दूनी 32, 2 2 3 और ये 4। फिर दोस्तों हमें क्या करना है? 7 से करना है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 और 1 22 और 7 चौका 28 और 2 30। दोस्तों 3024 आ गया। तो ये सही है, यानी HCF हमारा 6 हो गया और LCM कितना हो गया? 3024। अब हमें जांच करना है दोस्तों। जांच कैसे करेंगे? वही जो हमारा दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे? N1 गुना N2 पहले करेंगे, यानी कि 336 गुना 54। दोस्तों 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 जगह 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 और ये हो गया हमारे दोस्तों 18। यानी कि ये दोस्तों 18 144 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा N1 गुना N2। अब दोस्तों हमें LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है। तो HCF जो दोस्तों आया हमारे पास 6 आया है और LCM जो आया हुआ है 3024। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 3 18। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा N1 गुना N2 जो है, आप देख सकते हो दोस्तों कि HCF गुना LCM के बराबर में आ गया। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया, सही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरा नहीं आया होगा फिर से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो दोस्तों दो, तीनों या चारों, आपको मेथड वही लगाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा इसका 12, 15 और 21। तो तीनों को अलग से गुणनखंड कर लो दोस्तों। गुणनखंड करोगे तो आप 2, 2 से 12, 2, 3 और ये 3, 1, यानी कि दोस्तों 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3। उस तरीके से जब आप 15 का गुणनखंड करोगे दोस्तों, 2 से नहीं कटता, 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 1, यानी ये दोस्तों आ गया 15 बराबर 3 गुना 5। उस तरीके से दोस्तों 21 का जब गुणनखंड करोगे, 3 से कटेगा, 3 7 21, तो ये दोस्तों आ गया 21 बराबर 3 × 7। दोस्तों यहाँ पे आप कंपेयर करो, एचसीएफ में हम क्या करते थे, जब 2 था तो 2 में हम कंपेयर करते थे, अब 3 है तो तीनों में हम कंपेयर करेंगे। दोस्तों इसमें 2 है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो इसलिए हमें 2 नहीं लेना। 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरीके से 3 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का गुणनखंड जो है इनमें कॉमन है, इसलिए एचसीएफ इसका 3 हो गया। अब आते हैं एलसीएम। बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है दोस्तों, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 बार है, 3 एक बार है, सब में एक ही बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार था, इनमें 2 नहीं था। एलसीएम में हम सारी संख्या लेते हैं और अधिकतम बार वाला लेते हैं, तो 2 इसमें 2 बार है इसलिए 2 बार ले लिया। 3 सब में तो कॉमन है ही, तो एक बार 3 ले लिया। 5 दोस्तों एक बार, 7 एक बार। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 25 60, और 60 को 7 से गुना करोगे तो 6 7 42, यानी 420 हो गया। हमारा जो दूसरी संख्या है 17 23 और 29, तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 किसी और से नहीं कटता दोस्तों, सीधे 17 जो है 17 से कटता है। तो 17 बराबर 17 गुना 1 हो गया। 23 को करेंगे दोस्तों, 23 भी सीधे 23 से ही विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, तो 23 बराबर हो गया 23 गुना 1। इस तरीके से दोस्तों जब 29 लेते हैं तो ये भी जो है डायरेक्ट 29 से ही कटता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, तो इस तरीके से 29 बराबर 29 गुना 1 हो गया। तो दोस्तों एचसीएफ आपका कॉमन जो है 1 है। इनमें दोस्तों 1 नहीं लिखा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, एक तो सबके लिए ही कॉमन होता है, यानी किसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का जो मिनिमम एक एचसीएफ होता है वो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो इन तीनों में जो दोस्तों, और एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है यानी अभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ 1 होता है। तो उसमें इन 17 23 और 29 का एचसीएफ जो तीनों में कॉमन क्या हो गया दोस्तों 1। अब आते हैं दोस्तों एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों 17 23 और 29 ये गुना करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं क्या आता है। 23 में 17 से गुना करेंगे, 17 17 51 और 17 दिन 34 और 5 39, फिर 391 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 9 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, ये हो गया 2 और 2 9 18 और ये हो गया 6 और 1 7, तो ये हो गया दोस्तों 9 3 8 5 13 7 3 10 11। तो ये दोस्तों आ गया आपका 11 339। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 17 23 और 29 का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया दोस्तों। तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा 8 9 और 25 है। तो उस तरीके से दोस्तों हम 8 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से विभाजित होगा, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1, यानी 8 बराबर क्या हो गया दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। 9 को गुणनखंड करते हैं दोस्तों, 3 से विभाजित होगा, 3 गुना 3 और 3 1, यानी कि 9 बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुना 3। उस तरीके से 25 को करेंगे, ये दोस्तों सीधे 5 से विभाजित होगा, तो 25 बराबर क्या हो गया दोस्तों 5 × 5। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या है, कॉमन क्या है दोस्तों, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन कुछ नहीं है, यानी कॉमन कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों कॉमन 1 है, तो एचसीएफ 1 हो गया। अब दोस्तों एलसीएम निकालते हैं।
तो एलसीएम में क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 ले लिए, और ये 3 2 बार है, और 5 यहाँ पर 2 बार है, तो ये सारी संख्याएं ले लेंगे। तो ये दोस्तों 2 के पावर 3 यानी 8, ये 9, और ये हो गया 25। तो 25 25 8 200 होता है, और 200 में 9 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1800। तो ये हो गया दोस्तों HCF, और ये हो गया हमारा LCM। तो इस तरीके से दोस्तों हम 2 3 जितनी भी संख्या है उन सबका HCF LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि HCF जो है 306 और 657 का 9 दिया गया है, और आपको इनका LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब कोई दो संख्या N1 और N2 हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले पर इसको पुट करते हैं। हमारे पास दो संख्याएं क्या है, 306 और दूसरी संख्या क्या है 657, और दोस्तों इन दोनों का HCF क्या दिया गया है 9, और हमें क्या ज्ञात करना है LCM। तो दोस्तों LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर देखो ये 9 मल्टीप्लाई में है, और जो 9 मल्टीप्लाई में दोस्तों होता है तो जब बॉर्डर पार करके आएगा तो ये जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में बदल जाता है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 306 657 को 9 से भाग देंगे। दोस्तों भाग देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 7 63, 2 9 3 27। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 306 और 73 को गुना करते हैं, तो 3 छक 18 हो गया दोस्तों, और ये 9 हो गया, और ये हो गया 7 छक 42 और 21। तो ये दोस्तों 8 3 9 4 13 2 2, यानी दोस्तों क्या हो गया 22 338। तो ये हमारा दोस्तों इन दोनों संख्याओं का LCM हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक जो है 0 होना चाहिए। तो क्या 6 के पावर n अगर यानी n के जगह पर कोई संख्या ऐसी ली जाए और 6 के पावर जैसे 1 2 3 कुछ भी ली जाए तो क्या उसका इकाई का अंक 1 आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, इकाई का अंक 0 आने पर वह संख्या 10 से विभाजित होती है। समझ में आया दोस्तों, इकाई के अंक पर अगर 0 आ जाए तो संख्या 10 से कट जाएगी। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 40 ले लो, 670 ले लो, ये अगर 10 से आप भाग दोगे दोस्तों तो ये तो 10 से कट ही जाएंगे। तो दोस्तों इकाई के अंक अगर 0 आता है तो 10 से तो विभाजित होगी, और दोस्तों 10 को जब गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 प्राप्त होता है। तो 10 को जब यानी कि 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है, अर्थात 0 आने के लिए दोस्तों इकाई अंक 0 आने के लिए 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 के पावर n, यानी 2 के पावर n और 3 के पावर n। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 और 5 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 और 3 आया है, 5 तो कहीं दिख नहीं रहा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 6 के पावर n जो है कभी भी
उसका यूनिट प्लेस 0 नहीं आ सकता, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, चूँकि 6 के पावर n 2 और 3 से विभाज्य होती है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, जहां n एक प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन होगा। यानी आपको चेक करना था कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों 0 पर जो समाप्त होता है वो 10 से विभाजित हो जाता है। आपने एग्जाम्पल भी देखा दोस्तों। तो 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है, अर्थात इकाई अंक 0 आने के लिए उस संख्या को 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, यानी 2 और 5 से विभाजित होना ही चाहिए। जबकि 6 के पावर n जो है 2 और 3 से ही विभाजित होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 से तो विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है। तो ये जो 6 के पावर n जो है अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, जहाँ n अगर कोई प्राकृत संख्या हो तब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, तो क्यों है। दोस्तों आपने भाज्य संख्या का परिभाषा जो है 9th क्लास में पढ़ा होगा। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणज प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या इनके पास 2 से अधिक गुणज है। अगर 2 से अधिक गुणज है तो भाज्य संख्याएं हैं। तो चेक करते हैं। पहली संख्या जो हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, दोस्तों ये एक टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। तो इन दोनों में 13 कॉमन हो गया। तो 7 गुणा 11, 13 तो हमने बाहर निकाल लिया दोस्तों, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा दोस्तों, क्योंकि 13 गुणा 1 13 होता है। अब दोस्तों ये हो गया 13 और 11 सत्ते 77 हो गया दोस्तों, और एक ये हो गया यानी 13 और ये हो गया 78 दोस्तों। 13 इसको जब करेंगे दोस्तों गुणनखंड तो 2 गुना 3 गुना 13 होगा। आप 78 को गुणनखंड करके देख लें दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हो दोस्तों कि 13 है, 2 है, 3 है और 1 तो होता ही है दोस्तों। आप ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 से अधिक यानी 3 इसके गुणनखंड कम से कम तो प्राप्त हो गए। चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर दो आती अभाज्य गुणनखंड तो हम इसको नहीं लेते, लेकिन यहाँ 2 से अधिक प्राप्त है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरी संख्या। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। दोस्तों ये एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो दोस्तों हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4। दोस्तों 5 हमने ले लिया है, तो 6 के बाद 4, 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 बाहर ही निकाल लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचता है, तो 1 होता है, क्योंकि 5 1 जा 5। अब दोस्तों यहाँ पर 5 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा हो गया 2 3 6 4 24 और 42। 42 और 24 से गुणा करते हैं, 24 दूनी 48, 4 24 चौक 96 और 4 100, यानी कि दोस्तों 1008 आता है और प्लस 1 यानी 5 और गुणा 1009। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 1 के अलावा इसका जो गुणनखंड है 5 और 1009 भी आता है दोस्तों। अभाज्य जो गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि
एक और वो स्वयं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती है उनके 2 से अधिक होते हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, एक के अलावा और भी 2 संख्याएं यानी कि 3 संख्याएं इसके कम से कम आ गए, जो कि हमारे भाज्य संख्या के नियम को दर्शाता है। तो ये भी हम दोस्तों कहेंगे चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। आपको क्या करना है कि जैसे इस संख्या को लेकर इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। वैसे आप दोस्तों सबको मल्टीप्लाई करके गुणनखंड कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, टफ हो जाएगा। हमने 13 कॉमन ले लिया, तो इसमें 7 गुना 11 प्लस 1 बचा 13, 11 सत्ते 77 और 1 78 हो गया दोस्तों। 78 को जब आप गुणनखंड करोगे तो आपका 2 गुना 3 गुना 13 आएगा। आप करके देख सकते हो दोस्तों। 78 को जब हम करेंगे 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39, फिर 3 से करेंगे तो 13 आएगा, और फिर 13 1। तो दोस्तों देखो 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो गए, और भाज्य संख्या का यही जो हमारा डेफिनेशन होता है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी वो विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी संख्या जो है ये है, इसमें कॉमन क्या होगा दोस्तों 5 कॉमन हमने ले लिया, तो 7 गुना 6 गुना 4 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये 1 हो गया। ये आपको मल्टीप्लाई करके 1008 आ गया, प्लस 1 1009 आ गया दोस्तों। यहाँ भी दोस्तों एक के अलावा 2 और हमारे पास इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, जैसे दोस्तों ये हो गया हमारा वृत्ताकार पथ, और मान लीजिए कि एक ही स्थान से ये दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही डायरेक्शन में। दोनों क्या कर रहे हैं, सोनिया और रवि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो है चाल अलग अलग है। क्योंकि जो सोनिया है एक चक्कर 18 मिनट में ही लगा लेती है, जबकि रवि जो है एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, यानी कि रवि तेज दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सोनिया कुछ दूर जाएगी तो रवि उसको पार करके और आगे निकल जाएगा, और ऐसा हर बार होगा दोस्तों। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों फिर एक इसी स्थान पर आकर एक साथ मिलेंगे। जैसे घड़ी होती है ना दोस्तों, घड़ी में आप देखते हो कि मान के चलो कि 12 बजे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक साथ जब चलती है तो मिनट वाली सुई तेज़ चलती है, तो हर एक घंटे में घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई क्या करती है, पार करती है। तो इस प्रकार से जब 12 घंटे पूरा होता है एक चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई को, तो 12 बार जब घंटे वाली सुई चक्कर लगाती है, तो इस प्रकार से मिनट वाली सुई जो है और घंटे वाली सुई दोबारा जब 12 बजता है तो दोनों यहाँ पर एक साथ आती हैं 12 घंटे बाद। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सोनिया और रवि एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि इनके जो टाइमिंग है 18 मिनट और 12 मिनट, उनका क्या करना होगा दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने के लिए 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। तो वैसे 18 12 का मैंने स्टार्टिंग में भी करवा दिया था, फिर भी आप कर लो दोस्तों। 18 का जब हम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 3 1। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 18 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुना 3 गुना 3, और जब 12 का गुणनखंड करोगे दोस्तों 2 2 6 12 2 3 3। तो यहाँ पर दोस्तों 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना
3। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो 2 यहाँ पर 2 बार में है, यहाँ 1 बार है तो हम 2 बार लेंगे दोस्तों। 3 यहाँ पर 1 बार है जबकि यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार लेंगे। तो इस तरीके से 2 गुना 2 4, 4 में 3 से गुना करो तो 12, और 12 में 3 से गुना करोगे तो दोस्तों क्या आता है 36, यानी कि 36 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। यानी दोस्तों जब ये दौड़ लगाएंगे तो 36 मिनट बाद एक ऐसा समय आएगा जिसमें सोनिया और रवि इस प्रारंभिक स्थान पर दोबारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 36 मिनट है दोस्तों। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है दोस्तों। एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूँ, हमारे एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री। तो उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों आपको। जैसे दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 100 का गुणनखंड वृक्ष, यानी कि इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, बनाए दोस्तों, कभी कभी बनाया हुआ होता है, हमें सिर्फ फिल करना होता है, भरना होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे 100 है तो 100 दोस्तों जब इसको आप फैक्टर करोगे तो 2 गुना 50 प्राप्त होगा, है ना। देखो आप दोस्तों फैक्टर करो, 2 50, फिर दोस्तों 2 25, फिर दोस्तों 5 और 5, फिर दोस्तों 5 और 1। तो यही करेंगे, ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको करेंगे 2 भाग में, तो ये हो गया दोस्तों 2, ये वाला 2, और ये हमारा लिखेंगे 25। फिर ये हमारा अलग हो जाएगा, फिर इसको करेंगे दोस्तों तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो दोस्तों, बाकी यहाँ पर अगर आपको करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से हम फैक्टर ट्री बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमें यही फैक्ट जो गुणनखंड करते हैं उसको इस ट्री के रूप में दर्शा दिया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में दोस्तों क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ब्लैंक प्लेस होता है, ये खाली स्थान होता है दोस्तों, उस तरीके से यहाँ खाली स्थान हो सकता है दोस्तों, और आपको फिल करना है। तो आपको ऐसे ही करना है, गुणनखंड करके देख सकते हो, या आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 100 2 गुना 50 हो गया। तो यहाँ पर भी 50 क्या हो जाएगा, 2 गुना 25, 2 गुना 25 करेंगे दोस्तों तो 50 होता है। बाकी यहाँ तो सारे सही हैं। तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी खाली स्थान हो सकता है, यहाँ भी खाली स्थान हो सकता है। 100 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी भरने के लिए आ जाता है दोस्तों। तो ये आपका 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये 1.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो ज़रूर देख लेना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1.3 के साथ। जय हिंद दोस्तों।